हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, जैसे ये सर्किट आपको दिख रहा है ना, पैरेलल कनेक्टेड है। सर्किट को हमने किस में कनेक्ट किया? आर और एल सीरीज में, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। आई आर हमारा क्या है? ये हमारा रेजोनेंट कंडीशन पे करंट है। आर से रिप्रेजेंट किया ना, टोटल करंट ऑफ द सर्किट। यहाँ पे जाके करंट हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट ब्रांच का जो हमने नाम दिया करंट को दे दिया आई एल। सेकेंड ब्रांच के करंट को हमने नाम दिया है आई सी, जो कि हमारा कैपेसिटर से होके जाएगा। अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि जो पैरेलल रेजोनेंस है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जितने भी हमारे पावर सिस्टम है ना, वहाँ पे हमारा ये सर्किट काम करते हैं, यानी ये रेजोनेंस हमारी काम करती है। कौन सी? पैरेलल रेजोनेंस। वहाँ पे सीरीज रेजोनेंस काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती है? थोड़ा सा हम उसको भी जान लेते हैं। सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है? जब एक्स सी और एक्स एल यानी कि दोनों की हमारी रिएक्टेंस एल और सी की इक्वल हो जाती है, तो टोटल जो इंपीडेंस होता है ना सर्किट का, वो इक्वल टू क्या बचता है? आर के इक्विवेलेंट बचता है। टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट यानी कि कम हो जाता है। जब इंपीडेंस कम होगा, रुकावट कम होगी, तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अब जब ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो तीनों कंपोनेंट हमारी किस में लगी होती है? सीरीज में लगी होती है। एल और सी के अक्रॉस ना हमारा मैक्सिमम वोल्टेज का ड्रॉप होता है। उस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप की वजह से यानी कि एक्सेसिव पावर हमारे ड्रॉन करता है सर्किट उस केस में। तो इसकी वजह से हमारा सर्किट यानी कि ये कंपोनेंट्स एल और सी हमारे सर्किट के कंपोनेंट डैमेज हो जाती है, यानी कि सर्किट हमारा डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सीरीज रेजोनेंस में, अगर सीरीज को अगर हम पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस का यानी कि पैरेलल रेजोनेंस का यूज़ तो हमने सुन लिया है कि हमें उसमें करना है यूज़, किसमें? पावर सिस्टम में। सीरीज रेजोनेंस का हम इस्तेमाल करें, उसका एप्लीकेबल कहाँ पे है? वो एप्लीकेबल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम्स होते हैं, जितने हमारे टीवी या रेडियो के रिसीवर्स है ना, वहाँ पे हमें एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे यानी कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उस पर हमें अपने सिग्नल के लिए वोल्टेज और करंट हाई चाहिए होता है, ताकि हमारे उस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल हमें अच्छी क्वालिटी का मिल सके, अच्छी वोल्टेज और अच्छे हाई वोल्टेज और हाई करंट के साथ। वहाँ पे हमारा सीरीज का रेजोनेंस यूज़ होता है। चलो, ये बात समझ आई। अब आते हैं हम अपने सर्किट की तरफ। पैरेलल रेजोनेंस पावर सिस्टम में यूज़ होगा तो एक तो बात ये समझ आती है कि पैरेलल में कुछ ना कुछ तो उल्टा हो रहा है सीरीज से, यानी कि सीरीज में करंट मैक्सिमम था, तो पैरेलल में क्या होगा? करंट मिनिमम फ्लो करेगा। मीन्स करंट अगर मिनिमम फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली कि सर्किट का टोटल जो इंपीडेंस है बढ़ने वाला है। जब इंपीडेंस हमारा बढ़ेगा तभी तो हमारा करंट कम फ्लो करेगा, और कम करंट फ्लो करेगा तो मेन से भी हमारा कम करंट को क्या करेगा? वो ड्रेन करेगा इक्विपमेंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने इसी सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग अपना फेजर डायग्राम करंट का ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही हमारे यहाँ से ना, ये हमारा आई आर क्या? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कौन सा करंट है? ये हमारा टोटल सर्किट का करंट आई आर। ये यहाँ पे आई एल और आई सी में जब डिवाइड होता है, यहाँ से आई एल को अगर हम उठा लेते हैं तो ये आर के क्रॉस जब जाता है ये करंट, तो कोई वोल्टेज का हमारा फेज डिफरेंस नहीं आएगा। वोल्टेज और करंट में सेम फेज में रहेंगे। लेकिन जैसे एल से होके गुजरता है, यहाँ पे हमारा क्या करता है? करंट वोल्टेज को लैग करता है कुछ एंगल से, 90 डिग्री से करता है अगर आर ना होता, लेकिन ये आर होने की वजह से कुछ एंगल से ये लैग करेगा। कौन सा एंगल है? वो फाई एंगल से। फिर इस सेकंड करंट आता है। ये करंट हमारा सीधा सीधा 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज को, यानी कि आई सी क्या हो रहा है? हमारा 90 डिग्री आगे चल रहा है। किससे? हमारी सप्लाई वोल्टेज से। लेकिन हमारा जो आई एल है वो कुछ एंगल से वोल्टेज से पीछे रहता है, वो एंगल है हमारा फाई एल। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इसको अगर इस कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं अपना ये देखती हूँ ना, परपेंडिकुलर में जो मेरी साइड है वो क्या रहेगी? आई एल साइन रहेगी, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल जो साइड रहेगी इस करंट आई एल की, वो क्या रहेगी? आई एल कोस फाई। इसी तरह से अगर हम ना अपना इंपीडेंस ट्रायंगल भी देख लें इन्हीं कंपोनेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमारा रेफरेंस पे क्या रहेगा? आर, क्योंकि आउट ऑफ फेज नहीं रहता, करंट इन फेज रहता है, तो रेफरेंस पे हम आर कंपोनेंट को लेंगे। एक्स सी हमारा आउट ऑफ फेज हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है, और एक्सएल हमारी क्या रहेगी? कुछ एंगल से एक्सएल हमारा क्या कर रहा है? पीछे रहेगा एक्सएल। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एंगल निकालते हैं। अगर हम दोनों का इनका आर का और एक्सएल का, आर और एक्सएल का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? टोटल इंपीडेंस ऑफ दिस ब्रांच, टोटल का जो रेजिस्टेंस है ना क्या होगा? हमारा जेड एल। जेड एल क्या होगा हमारा? ये हमारा हाइपो, यानी कि ये वैल्यू क्या रहेगी? जेड एल की रहेगी। ये होगी हमारी ये। तो अगर हमें यहाँ से इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाली, यानी कि साइन फाई एल की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या रहेगा? साइन के एक्सएल बाई जेड इनकी परपेंडिकुलर और हाइपो, और कोस की वैल्यू क्या रहेगी? कोस की रहेगी आर बाय बेस बाय हाइपो, यानी आर बाय जेड एल। ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी पैरेलल सर्किट में, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना हमारा मेन मकसद है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है जिस पे टोटली हमारा ये सर्किट अब बेस्ड है। अब देखिए, हमें पता है कि एक्सएल
किसके इक्विवेलेंट है 2 पाई एफ एल के, और एक्स सी किसके इक्विवेलेंट है 1 बाई 2 पाई एफ सी, यानी कि ओमेगा एल और 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ। अब देखिए भाई, ये जो एफ है ना, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इस सप्लाई वोल्टेज की अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो हमारे एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू भी वेरी करती है। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू भी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि डायरेक्टली इक्वल हैं दोनों। जैसे ये एक्स एल बढ़ता है तो हमारा जो करंट है ना, यानी कि इस फर्स्ट ब्रांच का इम्पीडेंस भी इंक्रीज हो जाता है। जब इम्पीडेंस बढ़ता है तो ये करंट डाउन चला जाएगा, यानी कि डिक्रीज होगा। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ये तो बढ़ रहा था, यहाँ पे ये घट रहा है, ये घटता है तो सेकेंड ब्रांच का जो करंट है हमारा वो क्या हो जाता है, ये घट रहा है तो ये करंट हमारा बढ़ रहा है। लेकिन एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जिसे हम बोलते हैं अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो इक्वल हो जाता है हमारा, किसके इक्वलेंट हो जाएगा, आई एल साइन ऑफ फाई एल। ठीक है, अब आई सी किसके इक्वलेंट है, करंट क्या होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या है एक्स सी। आई एल क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय फर्स्ट ब्रांच का रेजिस्टेंस। यहाँ पे आर और एल दोनों है तो इसको जेड से रिप्रेजेंट करें इम्पीडेंस। ठीक है, जेड ऑफ एल। और साइन थीटा क्या रहेगा, साइन की वैल्यू क्या रहेगी, साइन की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे अपनी इम्पीडेंस ट्राइंगल से, यानी कि एक्स एल डिवाइडेड बाय जेड ऑफ बेस में एल। ठीक है, अब वी से वी कैंसिल कर सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या बचा है 1 बाय एक्स सी, किसके इक्विवेलेंट बचा है एक्स बेस में एल डिवाइडेड बाय जेड एल का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको जेड एल स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले गई हूँ, इज इक्वल्स टू किसके इक्विवेलेंट बचा एक्स एल गुना में एक्स ऑफ सी। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट बचा एक्स एल गुना में एक्स सी। तो एक्स एल को मैं क्या लिख सकती हूँ अपने को ओमेगा एल, और एक्स सी को क्या लिख सकती हूँ 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो सकता है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है जेड एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल बाई सी। अब जेड एल का स्क्वायर क्या है भाई, जेड एल का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जेड एल का स्क्वायर क्या होगा, जेड एल क्या है, सबसे पहले तो जेड एल देखिए क्या है। जेड एल क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है आर का प्लस में मैग्नीट्यूड किसका अपना एक्स एल का स्क्वायर और अंडर द रूट। अब जब इनको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड एल का स्क्वायर क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल का स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जेड एल का स्क्वायर क्या आएगा हमारा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अब हमें अपनी यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे जेड की जगह, जेड की जगह हम पुट करेंगे पुट जेड एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस में एक्स ऑफ एल का स्क्वायर। लिखो आर का स्क्वायर प्लस में, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो इसको, आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल बाई सी। तो एक्स एल को मैं अपनी इधर रखूँगी इज इक्वल्स टू एल बाई सी माइनस में आर का स्क्वायर। ठीक है, हमने सोल्व करना है। अब हमें क्या करना है कि जो मेरा एक्स एल है ना, इसको मैं अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज करूँगी। एक्स एल को क्या कर रही हूँ मैं, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ ओमेगा का स्क्वायर एल का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, इज इक्वल्स टू एल बाई सी माइनस में आर का स्क्वायर। मुझे मेरा चक्कर कहाँ से है, यहाँ पे यहीं से मेरे को अपनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, हमें निकाल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। ये क्या होगा एल बाई सी, इसके नीचे भी एल का स्क्वायर चला जाएगा माइनस में आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। इस स्क्वायर से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर क्या बचा हमारा 1 बाय एल सी माइनस में आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। और ओमेगा किसके इक्विवेलेंट बचा है 1 बाय एल सी माइनस में आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आएगी ना ओमेगा जो है, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ओमेगा हमारा किसके इक्विवेलेंट है 2 पाई एफ नोट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एफ नोट क्या होगी हमारी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 पाई एफ नोट इज इक्वल्स टू 1 बाई एल सी आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर अंडर द रूट। और एफ नोट की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर चला जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर द रूट 1 बाई एल सी माइनस में आर का स्क्वायर डिवाइडेड आर का स्क्वायर। अगर इस आर की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हमारी ये वाली जो कंपोनेंट है टोटल ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, इससे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी पैरेलल सर्किट में वो क्या आ जाएगी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट
1/LC। ओके, ये आगे है हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पैरेलल। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये हमारे पावर सर्किट्स में यूज़ होगी, पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम में क्यों यूज़ होगी? क्योंकि जो इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो इम्पीडेंस है ना वो हाई होगा। इम्पीडेंस हाई होगा तो कम करंट फ्लो करेगा, कम करंट फ्लो करेगा तो सर्किट का करंट यानी कंपोनेंट के क्रॉस जो है करंट मैक्स, तो टोटल जो इम्पीडेंस है ना सर्किट का वो भी इंक्रीज हो रहा है। जब सब कुछ इंक्रीज हो रहा था, वो इंक्रीज होने से हमारा लाइन का करंट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब कुछ इफेक्ट्स हमारे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो पढ़ लेते हैं हमारे पैरेलल सर्किट के। सॉरी, हाँ जी, इफेक्ट क्या होते हैं पैरेलल रेजोनेंस के वो देखते हैं। इफेक्ट क्या होगी? जब पैरेलल रेजोनेंस होती है ना तो हमारा जो लाइन का करंट है ना, टोटल करंट कहेंगे जिसको सर्किट का, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? हमारा IL cos phi L के। IL क्या होगा? यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि टोटल इम्पीडेंस होता है सर्किट। ये क्या रहेगा? V डिवाइडेड बाय ZL। और कोस की वैल्यू क्या निकली थी हमारी उस ट्राइंगल से? ये निकलेगी हमारी Z डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय ZL। ठीक है, यानी कि बेस बाय हाइपो। अब V से V कैंसिल होगा, यानी कि अब क्या V से V कैंसिल हो गया, 1/ZR किसके इक्विवेलेंट बच्चा? R डिवाइडेड बाय ZL का स्क्वायर। 1/ZR इज इक्वल्स टू R/ZL का स्क्वायर। अब ZL का स्क्वायर हमें पता ही था, हम निकाल चुके थे, L/C था ना, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/ZR इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय L/C। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/ZR इज इक्वल्स टू RC डिवाइडेड बाय L लिख सकते हैं ना, C ऊपर चला गया। अब ZR किसके इक्विवेलेंट है? ZR को इधर ले जाएंगे, हमें निकालना क्या है? अपनी टोटल इंपीडेंस देखना है ना सर्किट का। ये ZR क्या है? टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। कौन से सर्किट का इंपीडेंस टोटल? ये सर्किट का टोटल इंपीडेंस। ZR किसके इक्विवेलेंट हुआ? अब ZR वुड बी इक्वल्स टू, इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो R की, यानी कि L डिवाइडेड बाय RC। सीधा मैथमेटिक्स यूज हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ZR किसके इक्विवेलेंट है? L/RC। अब देखिए ZR की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो क्या कर रहा है? इफेक्ट देखना है क्या पड़ता है पैरेलल का, ये बहुत हाई हो जाता है। जो टोटल इम्पीडेंस है ना सर्किट का, ये क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। इम्पीडेंस हाई हो रहा है तो करंट हमारा क्या है? मिनिमम फ्लो करेगा। मिनिमम करंट फ्लो करने से हमारा क्या होगा? पैरेलल जो रेजोनेंस सर्किट है कैन ड्रॉ करते हैं वेरी स्मॉल करंट एंड पावर फ्रॉम द मेन्स। ये हमारा मेन क्या काम करेगा? कम से कम पावर ड्रॉन करता है सर्किट से। थैंक यू।